नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे की, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तेजस्वी के बीच हुई अहम बैठक की, देखेंगे बिहार चुनाव से पहले एनडीए में भारी टूट को, बंगाल हिंसा पर सीएम योगी के बड़े बयान को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद चर्चा में आए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बारे में। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून पर विरोध प्रदर्शन के बीच बोले रिजिजू, इसका मकसद पिछली गलतियों में सुधार करना, ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं। राणा सांगा बयान पर छिड़े विवाद के बीच फिर सुर्खियों में सपा सांसद रामजीलाल सुमन, कहा हर मंदिर के नीचे मिल जाएंगे बौद्ध मठ, राणा सांगा पर माफी से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन का बड़ा बयान, कहा अगर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किया गया कमजोर तो जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं होने की आशंका। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का दूसरा समन, 2008 की जमीन डील से जुड़े मामले में पूछताछ जारी। ईडी के एक्शन को वाड्रा ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीपीएससी मुख्य परीक्षा का मामला, याचिका में मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग, कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। मोदी शाह को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने उन्हीं के गढ़ में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में हुए अधिवेशन के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिर गुजरात दौरे पर 2 दिन के लिए पहुंच गए, जहां वो पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का प्लान तैयार करेंगे। कांग्रेस के इस कदम ने मोदी शाह के लिए चुनौती को बड़ा कर दिया है। तो 2 दिन के दौरे पर क्या कुछ होने वाला है खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 30 साल से गुजरात की सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी ने नए सिरे से मोदी शाह के गढ़ में सेंध मारने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी प्रदेश में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत करेंगे, जो पार्टी के लिए उस राज्य में संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जहां कांग्रेस पिछले 3 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में राहुल गांधी यहां जान फूंकने में जुट गए। जानकारी के मुताबिक अपने दौरे की शुरुआत में राहुल गांधी अहमदाबाद में एक ओरिएंटेशन बैठक में शामिल होंगे, जिसमें 42 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी कि एआईसीसी और 183 प्रदेश कांग्रेस समिति पीसीसी के पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। बता दें, ये सभी पर्यवेक्षक आईसीसी द्वारा 12 अप्रैल को नियुक्त किए गए थे। इनका मुख्य काम प्रदेश के 33 जिलों और 8 प्रमुख शहरों में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया की निगरानी करना होगा, जो कुल मिलाकर 41 संगठनात्मक इकाइयों को कवर करेगा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के मुताबिक ये पर्यवेक्षक स्थानीय नेतृत्व की पहचान और चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी खुद इसमें संवाद करेंगे और नेतृत्व की अपेक्षाएं और विजन साझा करेंगे। इसके बाद बुधवार 16 अप्रैल को राहुल गांधी अरावली जिले के मोदासा शहर पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस पायलट परियोजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। ये परियोजना अन्य राज्यों में भी संगठनात्मक सुधारों के लिए एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने गुजरात को साधने की कवायद को तेज कर दिया है। बताते चले, राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में आईसीसी और कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठकें हुई थी। सालों बाद गुजरात में आयोजित इन बैठकों को पार्टी के राज्य में राजनीतिक वापसी की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले मार्च महीने में भी राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया था, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर ग्रासरूट स्तर आंदोलन और समावेशी राजनीति की आवश्यकता पर जोर दिया था। ऐसे में कांग्रेस के इस कदम ने साफ तौर पर मोदी शाह को बड़ी चुनौती दे दी है। इसके दूसरी तरफ बिहार चुनाव को लेकर जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस अध्यक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच अहम बैठक हुई। इसमें चुनाव में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं की भी मौजूदगी रही। तो क्या कुछ हुआ बैठक में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में अब लगभग 6 महीने ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने एनडीए के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाने के लिए अहम बैठक भी कर ली है। ये बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, आरजेडी के सांसद संजय यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित कई लोग मौजूद थे। बिहार चुनाव से महज कुछ वक्त पहले इस बैठक ने सियासी हलकों में चुनावी हलचल को बढ़ा दिया है। लगभग आधे घंटे की इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम रणनीति बनाई गई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर, सीएम फेस को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, सब लोग जो है
मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने साफ किया कि तय है कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके, बीजेपी उन्हें साइडलाइन करने में लगी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी में चल रही तनातनी की खबरों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा उसका फैसला भी आपस में मिलकर किया जाएगा। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सामने आ। वहीं सहम बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बैठक को लेकर सकारात्मक संदेश दिया कि बिहार में बदलाव निश्चित होगा। इस तरह इंडिया गठबंधन की इस बैठक ने न सिर्फ खटपट की उन खबरों को खारिज किया है, बल्कि बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति से एनडीए को भी टेंशन में डाल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एनडीए का दामन छोड़ दिया है, जिसने बिहार की सियासत में जबरदस्त सियासी भूचाल ला दिया है। साथ ही राज्य की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण भी सेट कर दिए हैं। तो पशुपति पारस के ऐलान का क्या होगा असर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनडीए से अपने नर्म गर्म रिश्ते को लेकर बराबर खबर में बने रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने आखिरकार एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया और ये ऐलान हुआ है बिहार चुनाव से महज कुछ वक्त पहले, जिसने कहीं न कहीं राज्य की राजनीति में सियासी समीकरण सेट कर दिए हैं। पटना के बापू सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित संकल्प महासम्मेलन के मंच से पशुपति पारस ने खुले शब्दों में कहा, आज से हमारा एनडीए से कोई संबंध नहीं रहेगा, हम सब अब एक नया बिहार बनाएंगे। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूती देंगे। बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना की ओर से किया गया था। मंच पर पारस के साथ पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने बयान से भी सियासी पारा और चढ़ा दिया। सूरजभान सिंह ने कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा, दोनों परिवारों की सच्चाई हमें पता है, समय आने पर सबकी पोल खोलेंगे। बहरहाल पशुपति पारस का एनडीए से अलग होना बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आरएलजेपी का प्रभाव भले ही सीमित हो, लेकिन बिहार में पासवान समुदाय का 5 से 6% वोट है। चिराग पासवान पहले ही इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं, लेकिन पशुपति पारस अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो ये वोट बढ़ सकता है, जिससे एनडीए को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आरएलजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो ये एनडीए की वोट में सेंध लगाएगी, खासकर हाजीपुर में, समस्तीपुर जैसे क्षेत्रों में जहां पासवान समुदाय का प्रभाव है। अगर आरएलजेपी महागठबंधन में शामिल होती है तो यह आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पासवान वोट का एक हिस्सा उनके पक्ष में जा सकता है। बता दें, पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हैं और दोनों के बीच सियासी रिश्ते लंबे समय से तल्ख रहे हैं। ये तनाव 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद और गहरा हो गया, जब लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की एलजेपी आर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया और उनकी पार्टी को बिहार में 6 सीटें दी, जिनमें से चिराग की पार्टी ने 5 सीटें जीती। वहीं पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव के मद्देनजर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं या राजनीति में कोई नया मोड़ आता है। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं, डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। तो क्यों बंगाल हिंसा पर बढ़ रहा है राजनीतिक टकराव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ बिल अब कानून का रूप ले चुका है, वहीं देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में माहौल लगातार बिगड़ रहा है। मुर्शिदाबाद के एक इलाके से फैली हिंसा की आग अब धीरे धीरे राज्य में फैलती जा रही है, जिस पर एक ओर तो सवाल उठ रहे, तो वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं, डंडों से ही मानेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वहां की मुख्यमंत्री चुप है। उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगइयों को खुली छूट दे दी है।
इतना ही नहीं, हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल हिंसा पर विपक्ष पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद दंगों पर कांग्रेस चुप है, समाजवादी पार्टी चुप है, टीएमसी भी चुप है। वहीं टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हिंसा के लिए बीएसएफ की मदद करने के आरोप लगा दिए। घोष ने साफ कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानकर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन जारी, वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर पश्चिम बंगाल में ही क्यों हिंसा भड़क रही है। बता दें, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल वक्फ मुद्दे पर अपना अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। उधर हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि सभी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि वक्फ कानून को लेकर छिड़ी हिंसा आगे क्या रूप लेती है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही है। अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया और न सिर्फ रिहा किया, बल्कि हाईकोर्ट ने कहा कि जो कुछ हुआ वो लड़की की मर्जी से हुआ था। कोर्ट के इसी फैसले पर अब विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप केस में जेल की सजा काट रहे आरोपी को न्यायिक विवेक का हवाला देते हुए रिहा कर दिया। और न केवल रिहा किया, बल्कि जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के पास गई थी और उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बावजूद वो कई दिनों तक आरोपी के साथ रही। तो जो कुछ हुआ उसके लिए नाबालिग खुद जिम्मेदार है। कोर्ट के इस फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह है उनकी विवादित टिप्पणी। दरअसल 24 वर्षीय आरोपी पिछले 5 साल से जेल में बंद है। उस पर 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप है। 2020 से मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि आरोपी जेल में बंद है और जल्द मुकदमा शुरू होने और खत्म होने का कोई आसार नहीं, इसलिए उस आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक ये मामला 2019 का है, जहां मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में रहने वाली एक 14 साल की लड़की अपने घर से लापता हो गई थी, जिस पर लड़की के पिता को शक था कि वो युवक के साथ भागी है। जिसके बाद युवक के घर पर तलाशी और उसके साथ संपर्क करने पर भी लड़की की जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि 2 दिन बाद ये खबर मिली कि लड़की उसी आरोपी के युवक के साथ गाँव में है। इसके साथ ही कुछ वक्त बाद खबर मिली कि नाबालिग लड़की गर्भवती है, लेकिन आरोपी युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। बाद में लड़की ने दावा किया कि उसके साथ झूठा दिलासा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए, जिस पर जस्टिस मिलिंद जाधव ने लड़की को पूरे मामले में जिम्मेदार और बराबर की हिस्सेदार बताते हुए आरोपी को रिहा कर दिया, जो कोर्ट की टिप्पणी के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है। याद हो, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 फैसले भी सुर्खियों में रहे, जहां जस्टिस संजीव कुमार ने एक मामले में पीड़िता को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पीड़िता ने खुद मुसीबत को न्योता दिया था युवक के साथ जाकर। इसके अलावा मार्च में रेप के एक मामले में जस्टिस मिश्रा ने 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल पिटीशन स्वीकार कर ली थी और कहा था कि स्तन दबाना और पैजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश में नहीं माना जाएगा। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी भी विवादों में घिर गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।